31 जनवरी 2024 आरबीआई की तरफ से एक नोटिस इश्यू किया जाता है कि 29 फरवरी 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक अपनी सभी बैंकिंग सर्विसेज स्टॉप कर देगी। पेटीएम स्पेसिफिक पेमेंट बैंक। पेटीएम एक ऐसा नाम जो हमको भारत की हर दूसरी दुकान में पढ़ने या सुनने को मिल जाता है। पेटीएम पर 50 रुपए प्राप्त हुए। ये वही पेटीएम है जिसने हमारी जिंदगी को आसान बना दिया। हमको रिचार्ज और बिल पेमेंट करने के लिए घंटों लाइन में लगना नहीं पड़ता। इसके अलावा अब किसी भी दुकान से सामान खरीदने के लिए फिजिकली कैश कैरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अब पेटीएम खतरे में है क्योंकि आरबीआई पेटीएम के काम करने के तरीके से खुश नहीं है। फ्यूचर ऑफ फिनटेक कही जाने वाली पेटीएम ने आखिर ऐसा क्या किया जिसकी वजह से कंपनी आज बंद होने की कगार पर आ चुकी है। जिस पेटीएम ने 2021 में भारत का सबसे बड़ा आईपीओ लाकर हिस्ट्री क्रिएट कर दी थी, आज आरबीआई के एक नोटिस से सब कुछ खत्म होता क्यों नजर आ रहा है। इसके अलावा इस केस में एक चीज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है। तो क्या पेटीएम पेमेंट्स बैंक के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी? इसका जवाब आपको मिलेगा आज के इसी वीडियो के अंदर, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। इसके अलावा समझने की कोशिश करेंगे कि पूरा मुद्दा आखिर है क्या और पेटीएम को ये सिचुएशन क्यों देखनी पड़ी। अब दोस्तों करंट सिचुएशन को समझने के लिए कहानी को एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पेटीएम की शुरुआत कैसे हुई और क्यों हुई। देखिए 1978 में यूपी के अलीगढ़ में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा गया विजय। आज के टाइम में ये विजय शेखर शर्मा के नाम से जाने जाते हैं। विजय बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थे, इसीलिए उन्होंने सिर्फ 15 साल की उम्र में 12th कंप्लीट कर लिया और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए वो दिल्ली चले गए और वहां पे उनका एडमिशन हो गया डीटीयू यूनिवर्सिटी में। फिर दोस्तों विजय ने देखा कि यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट सभी बच्चे इंग्लिश में बात करते हैं, लेकिन ये तो हिंदी मीडियम से थे, इसलिए इंग्लिश में बहुत अच्छे से बात नहीं कर पाते थे। इसीलिए अपनी इंग्लिश की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्होंने बुक्स पढ़ना शुरू किया, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया, आर्टिकल्स पढ़ना शुरू किया और बहुत सारी चीजें पढ़ने के बाद में धीरे धीरे इनकी इंग्लिश इंप्रूव होने लग गई। दोस्तों जब वो कॉलेज में थे तो उनके हाथों में एक सेकेंड हैंड मैगजीन लग जाती है जिसमें सिलिकॉन वैली और वहां के स्टार्टअप्स के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ था और यहीं से विजय को स्टार्टअप कल्चर के बारे में एक्सपोजर मिलता है और फिर वो भी डिसाइड करते हैं कि मैं अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करूंगा। उसके बाद में 1997 में वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक वेबसाइट बनाते हैं www.indiasite.net। ये कंटेंट मैनेजमेंट वेबसाइट थी जिसके अंदर इंग्लिश में आर्टिकल डाला करते थे। कुछ ही सालों बाद लकीली एक अमेरिकन कंपनी ने उनको ऑफर दिया कि क्या आप ये वेबसाइट हमको $1 मिलियन में बेचेंगे। उन्होंने और उनके दोस्तों ने हाँ कर दिया, फिर उनको $1 मिलियन मिल गए। देखिए जनरली होता क्या है, जब किसी नॉर्मल इंसान के पास अचानक से इतना पैसा आ जाए तो वो कुछ ना कुछ गलती कर ही बैठता है, लेकिन विजय ने ऐसी कोई भी गलती नहीं की, उस पैसे का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल किया। उसके बाद में साल 2000 में उन्होंने एक और कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम रखा 197 कम्युनिकेशंस। वैसे मैं आपको बता दूं आज के टाइम में ये पेटीएम की पेरेंट कंपनी है। सो दोस्तों जब इस कंपनी की शुरुआत हुई थी तो उस वक्त ये कंपनी मोबाइल कंटेंट प्रोवाइड किया करती थी, जैसे कि न्यूज, क्रिकेट स्कोर, रिंगटोन्स, जोक्स और एग्जाम रिजल्ट्स। उसके बाद में विजय शेखर शर्मा की मुलाकात होती है एयरटेल कंपनी के मालिक सुनील भारती मित्तल के साथ, जिसके बाद में उन्हें यह ऑप्शन मिला कि एयरटेल के लिए वो एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड करें। फिर कुछ सालों तक ऐसा ही चलता रहा और उसके बाद में एक दिन विजय ने एक चीज नोटिस की कि मार्केट के अंदर ज्यादातर जो मोबाइल की दुकानें होती है वहां पे बहुत भीड़ लगी होती है और हर कोई 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का टॉपअप करवाना चाहता है। और आपको खुद को याद होगा उस टाइम पे एक स्क्रैच कार्ड मिलता था जिसको स्क्रैच करने के बाद में हम रिचार्ज कर सकते थे। अगर आपने भी वैसा स्क्रैच कार्ड यूज किया है तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। तो विजय शेखर शर्मा को यहाँ पे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी नजर आई। उन्होंने सोचा अगर मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दूं जहां पर लोग मोबाइल रिचार्ज कर सके, डिश टीवी का रिचार्ज कर सके, अपना बिल भर सके और भी जो दूसरे पेमेंट होते हैं वो कर सके, इससे कस्टमर की जिंदगी कितनी ज्यादा आसान हो जाएगी। और फाइनली 2010 में विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम को लॉन्च किया। इनिशियली ये एक वेबसाइट थी जिसके थ्रू कोई भी व्यक्ति अपना मोबाइल रिचार्ज या डिश रिचार्ज कर सकता था। उसके बाद में पेटीएम ने अपने प्लेटफॉर्म पे और भी कई सारी सर्विसेज देना शुरू कर दिया, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, गैस बिल पेमेंट, लैंडलाइन बिल पेमेंट वगैरह वगैरह। पेटीएम लगातार नई नई सर्विसेज अपने प्लेटफॉर्म पे इंट्रोड्यूस कर रहा था, लेकिन यूजर्स को कोई भी पेमेंट करने के लिए सबसे पहले अपने नेट बैंकिंग में लॉगिन करना पड़ता था और वहां पे ओटीपी आता था तो बार बार ओटीपी भी देना पड़ता था, जो कि एक बहुत ही फ्रस्ट्रेट करने वाला टास्क होता था। तो कस्टमर्स की जिंदगी को आसान बनाने के लिए पेटीएम ने 2014 में प्री लोडेड वॉलेट लॉन्च किया, जिसे आज के टाइम में हम पेटीएम वॉलेट के नाम से जानते हैं। इसके आ जाने के बाद में कोई भी इंसान इजीली वॉलेट में पैसे डाल सकता था और जब चाहे उनका इस्तेमाल कर सकता था। बार बार अपने नेट बैंकिंग में लॉगिन करके ओटीपी डालने का झंझट खत्म हो गया था। जैसे जैसे पेटीएम आगे बढ़ रहा था, भारत में भी डिजिटल इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हो चुकी थी, जिसके बाद में गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजों को डिजिटलाइज करना शुरू किया। इसी बीच आरबीआई ने देखा कि भारत में बैंक्स की सर्विसेज हर जगह पे उपलब्ध नहीं है, इसीलिए आरबीआई ने बैंकिंग सर्विसेज को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए पेमेंट्स बैंक बनाने के बारे में सोचा और फिर कुछ कंपनियों को पेमेंट्स बैंक ओपन करने का लाइसेंस मिल गया और उन कंपनीज में से एक कंपनी थी पेटीएम। वैसे दोस्तों अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये पेमेंट्स बैंक क्या होता है, क्या ये नॉर्मल बैंक से अलग होता है, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं। वैसे तो सारी चीजें सिमिलर ही होती है, सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है। पेमेंट्स बैंक अपने कस्टमर्स को लोन नहीं दे सकते और ना ही क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हैं, बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट
सेम होती है। सो 2015 में पेटीएम को भी लाइसेंस मिल गया और नवंबर 2017 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक की शुरुआत हुई और आज पेटीएम के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो पेटीएम पेमेंट्स बैंक की वजह से ही हो रहा है। अब एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या चल रही है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के शुरू होने के 1 साल के अंदर ही आरबीआई ने पेटीएम को नए कस्टमर्स को एनरोल करने पर बैन लगा दिया। सिर्फ पेटीएम पेमेंट्स बैंक में नहीं बल्कि पेटीएम वॉलेट में भी, क्योंकि आरबीआई ने देखा पेटीएम की तरफ से बहुत सारी लाइसेंसिंग कंडीशंस को नजरअंदाज किया जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, जब भी आरबीआई की तरफ से किसी भी कंपनी को बैंक खोलने का लाइसेंस मिलता है तो कुछ कंडीशंस और रूल्स एंड रेगुलेशन सामने वाली कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं, जो कि पेटीएम नहीं कर रही थी। अब ये जो इशू था वो कस्टमर के केवाईसी और डे एंड में जो बैलेंस मेंटेन करना होता है उससे रिलेटेड था। अब हो सकता है ये लोग केवाईसी प्रॉपर्ली नहीं कर रहे होंगे या आरबीआई की जो गाइडलाइंस होती है उसके खिलाफ जाकर कर रहे होंगे, इसीलिए जून 2018 में आरबीआई ने सबसे पहला बैन लगाया था। फिर उसके बाद में पेटीएम ने आरबीआई से कुछ समय मांगा और कहा कि हम सब कुछ ठीक कर देंगे और दिसंबर 2018 में आरबीआई ने पेटीएम के ऊपर से सभी रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया, जिसके बाद में सब कुछ नॉर्मल हो गया था। अब देखिए दोस्तों, आरबीआई जैसी बड़ी रेगुलेटरी बॉडी अगर हमको कोई वार्निंग देती है तो हमको जल्दी से जल्दी सब कुछ ठीक करना ही पड़ेगा। लेकिन आपको जानकर शॉक होगा कि पेटीएम ने सब कुछ ठीक करने के बजाय आरबीआई को एक ऐसी रिपोर्ट सबमिट की जिसमें बहुत सारी चीजें गड़बड़ थी। सो इस बार आरबीआई ने उनको ऐसे ही नहीं छोड़ा बल्कि 1 करोड़ रुपए का फाइन लगा दिया। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, अगर आरबीआई के थ्रू आपकी कंपनी पे फाइन लगता तो आप क्या करते? अब देखिए, आप में से मैक्सिमम लोगों का आंसर यही होगा कि जिस भी इशू की वजह से पेनल्टी लगी है उस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करते, राइट? लेकिन पेटीएम के बोर्ड मेंबर्स और ओनर विजय शेखर शर्मा के दिमाग में क्या चल रहा था ये तो उनको ही पता था। उसके बाद में आरबीआई ने मार्च 2022 में एक बार फिर से बैन लगा दिया नए कस्टमर्स को एनरोल करने के लिए। इस बार इशू थोड़ा और बड़ा था। देखिए, आरबीआई अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेशन कर ही रही थी तो उनको पता चलता है कि पेटीएम की टेक्नोलॉजी उतनी सही नहीं है जितनी बैंक की होनी चाहिए और पेटीएम साइबर सिक्योरिटी पे भी उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। इसके अलावा केवाईसी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जो कंप्लायंस होता है उसको भी पूरा नहीं कर रही थी। साथ ही दोस्तों, आरबीआई को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी लग रही थी कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के लिए अलग से सर्वर नहीं थे। वो अपने सर्वर्स को पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस के साथ शेयर किया करती थी। अब देखिए दोस्तों, आरबीआई जब भी किसी बैंक को लाइसेंस देती है तो उसे पहले ही बता दिया जाता है कि आपको आपका डेटा किसी भी इंसान या कंपनी के साथ शेयर नहीं करना है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे लोगों की इंफॉर्मेशन होगी जिसका मिसयूज हो सकता है। साथ ही पेटीएम का टाइप कुछ चाइनीज एप्स के साथ भी था, इसलिए इशू और ज्यादा क्रिटिकल बन गया, क्योंकि आरबीआई को यह शक था कि कहीं कस्टमर्स का डेटा उन एप्स के साथ तो शेयर नहीं किया जा रहा। इसीलिए दोस्तों, मार्च 2022 में आरबीआई ने पेटीएम के ऊपर सुपरवाइजरी रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, जिसके बाद में पेटीएम कोई भी नया कस्टमर ऐड नहीं कर सकता था। इसके अलावा दोस्तों, ये भी डिसाइड किया गया कि एक प्राइवेट ऑडिट फर्म कंपनी के डेटा को प्रॉपर्ली ऑडिट करके एक रिपोर्ट बनाएगी और आरबीआई को सबमिट करेगी। फिर अक्टूबर 2023 में जब आरबीआई को ऑडिट रिपोर्ट सबमिट की गई तो रिपोर्ट में यह पता चला कि पेटीएम ने इस बार भी कोई सीरियस एक्शन नहीं लिया है और फिर आरबीआई ने पेटीएम के ऊपर 5.39 करोड़ रुपीस का फाइन लगा दिया फॉर नॉन फॉलो एनी कंप्लायंस एंड केवाईसी गाइडलाइंस। 2023 के एक प्रेस रिलीज में आरबीआई ने बताया कि पेटीएम की तरफ से क्या क्या मिस्टेक हो रही थी, जैसे कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। वैसे दोस्तों, आप खुद जानते होंगे आज के टाइम में अगर आपको ऑनलाइन बैंक अकाउंट ओपन करना है तो बैंक के अंदर आपको वीडियो केवाईसी करना पड़ता है। सो दोस्तों, वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन का जो प्रोसेस था वो भी इनका उतना अच्छा नहीं था, मतलब बाहर के देश के जो आईपी एड्रेस होते हैं वो भी ब्लॉक नहीं थे। इसके अलावा आरबीआई ने ये भी देखा कि पेटीएम के बहुत सारे यूजर्स का केवाईसी तो हुआ ही नहीं है। इसके अलावा सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि एक ही पैन नंबर पे हजारों लोगों के अकाउंट लिंक किए गए थे। अब दोस्तों, पैन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर और ये सिर्फ एक इंसान को ही मिलता है और आप खुद जानते होंगे आपके जो भी आईटीआर रिकॉर्ड होते हैं वो आपके पैन के साथ ही लिंक्ड होते हैं। सो कैसे कोई बैंक एक ही पैन नंबर पे हजारों अकाउंट ओपन कर सकती है, ये भी आरबीआई को समझ में नहीं आ रहा था। इसके अलावा दोस्तों, सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही चिंता की बात थी। और भी कुछ चीजें थी जो आरबीआई का टेंशन बढ़ा रही थी, जैसे पेटीएम में कुछ अकाउंट्स तो ऐसे थे जो सालों से ऑपरेट नहीं हुए थे। इसके अलावा कुछ अकाउंट ऐसे भी थे जहां पे करोड़ों रुपए पड़े थे। अब दोस्तों, आप खुद सोचिए, कुछ अकाउंट ऐसे हैं जिनका केवाईसी नहीं हुआ है, कुछ अकाउंट ऐसे हैं जिनके ओनर को पता ही नहीं कि मेरा अकाउंट भी है। इसके अलावा कुछ अकाउंट ऐसे हैं जिसमें करोड़ों रुपए पड़े हैं और कुछ अकाउंट ऐसे हैं जो एक ही पैन कार्ड के साथ लिंक है। तो ये सारी बातों को मनी लॉन्ड्रिंग के साथ भी कनेक्ट किया जा रहा है। अब दोस्तों, इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। वैसे आई होप आपको पेटीएम का सारा मैटर समझ में आ गया होगा। देखिए, बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं, उनका मानना ये है कि आरबीआई ने ये जो टाइम दिया है, मतलब 29 फरवरी 2024 तक का टाइम दिया है, वो पेटीएम को सुधरने के लिए नहीं बल्कि कस्टमर्स को अपना पैसा बाहर निकालने के लिए दिया है और 29 फरवरी 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। सो दोस्तों, अगर आपका पेटीएम पेमेंट्स बैंक में अकाउंट है तो आपको सबसे पहले तो आपके जितने भी पैसे हैं उनको बाहर निकाल लेना चाहिए और आपको वेट करना चाहिए 29 फरवरी 2024 का, क्योंकि उसके बाद ही पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप एक मर्चेंट है, मतलब आपकी दुकान है और आप उसके ऊपर पेटीएम के साउंड बॉक्स को यूज करते हैं, उनकी सर्विसेज को यूज करते हैं, तो आपको सिंपली किसी और सर्विस प्रोवाइडर पे स्विच हो जाना चाहिए, क्योंकि पेटीएम पेमेंट्स बैंक का जो नोडल अकाउंट है वो भी बंद होने वाला है। अब नोडल अकाउंट क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जब भी कोई कस्टमर आपको
पैसे भेजता है तो सबसे पहले वो पैसे नोडल अकाउंट में जाते हैं और उसके बाद में वो आपके पास आते हैं। तो अगर नोडल अकाउंट ही बंद हो जाएगा तो आपके पैसे आपको रिसीव नहीं हो पाएंगे। अब दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं पेटीएम क्या करेगा, तो देखिए पेटीएम किसी और बैंक के साथ टाई अप कर सकता है और अपने कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, ठीक उसी प्रकार जैसे फोन पे और गूगल पे करते हैं। अब दोस्तों आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे आपकी पेटीएम के बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और जान पहचानों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पेटीएम के बारे में पता चले। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।